आज हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को समझते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, अर्थात ऑर्बिट से यानी अपनी कक्षा से, ऑर्बिट को हिंदी में कक्षा बोलते हैं, तो अपनी कक्षा से सैटेलाइट को विभाजित करने में जो ताकत देते हैं उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है प्लस जी कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट बाई जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका 2 टाइम्स। समझ में बात आ गई बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। अब जानेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। चलिए केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को समझते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये बोलता है, पहला लॉ है कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स या इलिप्स, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट या इलिप्स कहते हैं। इसका मतलब कि जितने भी प्लैनेट होते हैं सन के अराउंड, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, विथ विच इलिप्स में 2 फोकाई होता है और सन जो होता है दोनों में से किसी एक फोकाई पे सिचुएटेड होता है और उसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ में सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। यानी कि जो टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी जो डिस्टेंस है अर्थ का सन से रेडियस आर उसका क्यूब। पहला लॉ यही बोलता है, फिगर में भी दिख रहा है। दूसरा लॉ ये बोलता है लॉ ऑफ एरियाज। दूसरा लॉ मतलब द पोजीशन वेक्टर, यानी जो रेडियस का जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब जो रेडियस है उसका वेक्टर, drawn from the sun to a planet sweeps out equal area and equal interval of time। यानी सन से जितना रेडियस पे अर्थ है मतलब दोनों समय, जैसे फिगर में दिख रहा है कि जब प्लैनेट अर्थ जो था जब सन के पास था उस समय जब रेडियस बन रहा था तो उस रेडियस में जितना एरिया है, और जब प्लैनेट अर्थ सन से दूर है तो उस केस में जब रेडियस के द्वारा जो एरिया बन रहा है दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दोनों एरिया को कवर किया गया है, इसलिए वो दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के कांस्टेंट आया के। समझ में बात आ गई। तो यही था आपका दूसरा लॉ। तीसरा लॉ ये बोलता है लॉ ऑफ पीरियड। तीसरे को बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड, यानी square of the period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptical path or orbit। path और orbit मतलब सिंपल, इसका इतना जो यहाँ पे राम कथा लिखा है उसका संक्षेप ये है कि जो टाइम होगा प्लैनेट प्लैनेट अर्थ और सन के बीच में जो टाइम का यानी T1/T2 स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, यानी सन और प्लैनेट दो चीज का बात हो रहा है, तो दोनों का टाइम, तो दोनों के टाइम का स्क्वायर जो होगा वो दोनों के रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि उसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बराबर का लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो या इज इक्वल टू, दोनों जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू होगा। यही था आपका लॉ ऑफ पीरियड। खत्म ग्रेविटेशन।